मैं डॉक्टर उमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। ये क्लास हमारा संख्यात्मक योग्यता का मैथमेटिक्स का क्लास चल रहा है और आज के क्लास में हम आपसे बात करेंगे मेंसुरेशन का ये पहला क्लास है। क्षेत्रमिति का पहला क्लास शुरू कर रहे हैं और इस क्लास में हम आपको क्षेत्रमिति से इंट्रोडक्शन कराएंगे। हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो इस चीज़ पे क्लियर जब कर लेंगे तो आगे एक एक स्टेप हम चलेंगे। अच्छा, क्षेत्रमिति में बेसिकली आपको एरिया और वॉल्यूम दो चीज़ें पढ़नी है, यानी क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। तो डायग्राम कौन कौन से होंगे, क्षेत्रफल के अंतर्गत हम कौन कौन से डायग्राम पढ़ेंगे और आयतन के अंतर्गत कौन से पढ़ेंगे, पहले उनसे इंट्रोडक्शन कर लेते हैं और उसके बाद उनके बारे में जान लेते हैं, उनके फार्मूले देख लेते हैं और उसके बाद हम एक एक सवाल को लेकर के चलेंगे। तो आयत से स्टार्ट करेंगे। डायग्राम यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है। सबसे पहले ये आयत दिया हुआ है, रेक्टेंगल कहते हैं। आयत एक ऐसी आकृति है जो चार भुजाओं से घिरी होती है। तो चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है, रेक्टेंगल यानी आयत कहते हैं। अब आयत के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, आयत से जो बनने वाली आयतन घेरने वाली आकृति है वो घनाभ है। तो घनाभ के बारे में पढ़ेंगे। आयत के ऊपर डेवलप होने वाली आकृति घनाभ के ऊपर पढ़ेंगे। तो दो चीज़ ये ध्यान रखिएगा। अभी मैं सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ कि क्या पढ़ना है, फिर इनके बारे में बताएंगे और फिर इनसे संबंधित सवाल बताएंगे। धैर्य रखिएगा, स्टेप टू स्टेप चलिएगा, आगे आपको बिल्कुल मजा आएगा। पूरा का पूरा मेंसुरेशन क्लियर हो जाएगा। सिंगल क्वेश्चन आपका कहीं से नहीं फंसेगा। आप केवल इत्मीनान से यहाँ से शुरू करिए। तो हम रेक्टेंगल पढ़ेंगे। रेक्टेंगल पे डेवलप होने वाली आयतनीय आकृति यानी घनाभ के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आयत हो गया, इस पे बनने वाली आकृति घनाभ के बारे में पढ़ेंगे। फिर वर्ग के बारे में देखेंगे यानी स्क्वायर के बारे में देखेंगे और उस पे बनने वाली घन आकृति यानी जो है क्यूब के बारे में देखेंगे। तो स्क्वायर और ये क्यूब यानी वर्ग और घन के बारे में देखेंगे और ये आयत और घनाभ हो गया। इसके बाद वृत्त के बारे में देखेंगे, सर्कल के बारे में, और जो सर्कल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो रेडियस होती है आर। सर्कल पे बनने वाली तीन चार आकृतियां यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहले बेलन देखेंगे, इसको लंबवृत्तीय या बेलन कहते हैं। ये इसमें आपका H होता है और ये यहाँ पे R होता है। तो बेलन के बारे में पढ़ेंगे। बेलन के बाद हम शंकु के बारे में। शंकु में ये L होता है, तिर्यक ऊंचाई, ये H होता है और ये R होता है। तो रेडियस हो गई, ऊंचाई हो गई, तिर्यक ऊंचाई हो गई। ये भी आपकी सर्कल पे डेवलप होने वाली आकृति है और इसका जो वॉल्यूम होता है बेलन का 1/3 होता है। तो सर्कल पे बनने वाली एक आकृति ये हो गई इसके बेलन के बारे में। दूसरा शंकु यानी कोन के बारे में, इसको सिलेंडर कहते हैं और इसको कोन कहते हैं। फिर इसके बाद हम गोला देखेंगे, ये ठोस गोला है और इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अर्धगोला के बारे में पढ़ेंगे। तो ये स्फीयर हो गया, अर्धगोला हो गया, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये आपके महत्वपूर्ण बिंदु हो गए, यानी तीन ये आकृतियां हो गई और आयतन से संबंधित ये 3 और 3 6 आकृतियां हो गई। तो टोटल 9 चीज़ें इधर पढ़ेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं त्रिभुज और चतुर्भुज में। तो जब त्रिभुज में आएंगे तो 4 त्रिभुज देखेंगे। सबसे पहला ये समकोण त्रिभुज देखेंगे। समकोण के बाद समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, और इसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज देखेंगे जिसकी कोई 2 भुजाएं बराबर होती हैं। फिर विषम बाहु देखेंगे जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है। तो समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज, तो ये 4 त्रिभुज पढ़ेंगे और 3 ये चतुर्भुज पढ़ेंगे। चतुर्भुज ये भी दोनों हैं लेकिन इनके एक विशेष नाम है। और यहाँ पे ये चतुर्भुज आपका समचतुर्भुज हो गया जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती, वर्ग की भी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, समचतुर्भुज की बराबर होती, लेकिन यहाँ आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और यहाँ प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो इनमें दोनों में अंतर है। समचतुर्भुज देखेंगे। इसके बाद समानांतर चतुर्भुज देखेंगे। इनकी आमने सामने की भुजाएं जो है पैरेलल होती हैं यानी समानांतर होती हैं। समचतुर्भुज के बाद आप समलंब चतुर्भुज देखेंगे। इनकी कोई एक जोड़ी भुजा समानांतर होती है। तो 3 चतुर्भुज और 4 त्रिभुज वहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 3 क्षेत्रफल वाली आयतन, आयत,
वर्ग और वृत्त और उसके बाद 6 ये आपके जो आयतन घेरते हैं। टोटल हमें इतना पढ़ना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे अपनी कॉपी पे बना लीजिए, लिख लीजिए, ताकि आप माइंड मेकअप कर लें कि हमें करना क्या है। इससे ज़्यादा हमें आपकी जो वनडे एग्ज़ाम यूपीएसआई है, कांस्टेबल है, एसएससी जीडी है, लेखपाल है और भी इसी तरह के एग्ज़ाम है जहाँ पे मेंसुरेशन है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सफिशिएंट है। और इतना अगर हम पढ़ लेते हैं, इस पर कमांड कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको हम प्रॉपर वे में कर पाएंगे। तो अब एक एक चीज़ों पे बात करेंगे, आयत और वर्ग पे बात करेंगे, फिर वृत्त पे बात करेंगे, घनाभ घन, एक एक के फार्मूले आपको नोट करा देता हूँ। तो इस क्लास में कोशिश ये है कि मेंसुरेशन के बेसिक से हम आपको इंट्रोड्यूस करा दे। तो आइए चलते हैं अगले पॉइंट पे। यहाँ पे हम आपसे बात करेंगे, 4 चीज़ें आपके सामने लिखी हैं और इनके फार्मूले आप नोट करिए। आयत है, वर्ग है यानी रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, हाफ सर्कल हो गया, अर्धवृत्त हो गया। तो वृत्त से निकलने वाला अर्धवृत्त है। तो इनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट सुनिएगा। ये आयत है और आयत में आपकी जो भुजाएं दी हुई हैं, आयत में नीचे लिख लेते हैं थोड़ा सा। ये आयत है आपके सामने, इसकी ये भुजा लंबाई होती है और ये चौड़ाई होती है, लेंथ और ब्रेथ होती है। तो ये आयत सामने आपके दिया हुआ है। आयत होता क्या है? 4 भुजाओं से घिरी हुई एक ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण एक समकोण होता है, मीन्स 90 डिग्री का होता है। अच्छा, अब आयत का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर। यानी आयत का अगर क्षेत्रफल पूछा गया है तो लंबाई चौड़ाई आपको मालूम होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, इसका अगर परिमाप पूछा गया है तो फिर से आपको लंबाई चौड़ाई मालूम होनी चाहिए। अगर परिमाप पूछा गया है तो ये होता है 2 लंबाई और प्लस 2 चौड़ाई। आयत का जो परिमाप होता है वो 2 लंबाई और 2 चौड़ाई होता है। जब आप इसमें 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। तो ये सॉल्व करने का तरीका है। अच्छा, परिमाप क्या होता है? बहुत ज़्यादा टेक्निकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी ज्यामितीय आकृति की जो बाहर का घेराव होता है, दूरी होती है, उसी को परिमाप कहते हैं। अब आप कह रहे हैं कि इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और पहले ये भुजा लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो 2 लंबाई और 2 चौड़ाई हो गई, आपका जो है परिमाप हो गया। 2 कॉमन ले लेते हैं तो l+b हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे अगर क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होगा, लेकिन बाई द वे अगर क्षेत्रफल और चौड़ाई दी है तो लंबाई निकालना है तो ये क्षेत्रफल बटे चौड़ाई के हो जाएगा, और बाई द वे आपको चौड़ाई निकालनी है तो ये बराबर क्षेत्रफल बटे लंबाई के हो जाएगा। तो इन 3 चीज़ों में से कोई भी 2 चीज़ें मालूम है, तीसरी को आप फाइंड आउट कर लेंगे। इसके बाद आता है इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट, वो है विकर्ण। इसका डायगोनल है, तो अगर विकर्ण को फाइंड आउट करना है तो ये जो विकर्ण है ये आपका बराबर होता है, आयत के रेफरेंस में जो विकर्ण होता है ये बराबर होता है √ लंबाई का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो ये आप इस तरह से विकर्ण यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, जो विकर्ण की यूनिट होगी और जो परिमाप की यूनिट होगी वो आपकी यूनिट, अगर ये मीटर में भुजा है यानी जो चौड़ाई की यूनिट है, जो लंबाई की यूनिट है, वही यूनिट एग्जैक्टली होगी। यानी अगर ये मीटर में दिया है तो मीटर ही होगी, जबकि जो क्षेत्रफल की यूनिट होगी वो मीटर स्क्वायर हो जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगर परिमाप है तो परिमाप एक प्रकार की लंबाई दूरी होती है, तो दूरी का मात्रक यहाँ पे मीटर है, लेकिन एरिया जो होता है वो वर्ग मीटर में होगा या वर्ग सेंटीमीटर में होगा या वर्ग फिट में होगा या वर्ग किलोमीटर में होगा। एरिया हमेशा वर्ग में होता है, आयतन हमेशा क्यूब में होता है, और लंबाई, चौड़ाई, विकर्ण, परिमाप ये हमेशा आपके मीटर में होते हैं। यानी जो भी मेजरमेंट की यूनिट है उसमें आपके होंगे मीटर या सेंटीमीटर में। तो रेफरेंस अगर क्षेत्रफल है या आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें हमेशा स्क्वायर यूनिट का प्रयोग करेंगे। तो ये आयत के बारे में आपने देख लिया। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई हो गई, परिमाप बराबर 2 लंबाई
लंबाई प्लस 2 चौड़ाई, 2 कॉमन ले लिया तो लंबाई चौड़ाई हो गई। लंबाई बतानी है तो क्षेत्रफल बटे चौड़ाई होगा, चौड़ाई बतानी है तो क्षेत्रफल बटे लंबाई होगी, और विकर्ण लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का। तो ये आयत के बारे में बहुत ही बेसिक जानकारी थी। अभी तीसरे स्टेप पे हम आयत के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम कोई भी बात नहीं कर रहे हैं आयत के बारे में, केवल जनरल इंट्रोडक्शन आपका आयत के संदर्भ में मैंने कराया है। आप इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद हम आपसे वर्ग के बारे में बात करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये आपने नोट कर लिया होगा। अब आप देखिए इसके बारे में बात करते हैं, वर्ग के बारे में, यानी स्क्वायर के बारे में। तो वर्ग क्या होता है? ये भी 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है और इसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं और समकोण होते हैं प्रत्येक कोण। अच्छा, अगर वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में हम बात करें तो क्षेत्रफल हम यहाँ से 2 तरीके से निकाल सकते हैं। ये वर्ग की विमा होती है अगर इसको a मान लें, और इसका ये विकर्ण होता है। इसका जो विकर्ण आपका होगा वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो अगर इसका हम क्षेत्रफल निकालें तो 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो भुजा का स्क्वायर होता है, एक ये भुजा का स्क्वायर होता है, और दूसरा इसका अगर क्षेत्रफल हम निकालें तो ये होता है विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 होता है। विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 होता है। अगर यहाँ पे हम विकर्ण को d मान लें और भुजा a है तो ये आपका क्या हो जाएगा? a स्क्वायर हो जाएगा, और ये d स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, यानी डायगोनल जो है उसका वर्ग बटा 2 होता है। इसका रीज़न क्या है अभी आगे हम इस पर फिर डिस्कस करेंगे। इसका रीज़न क्या है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है उसके विकर्ण पे बने हुए एक अन्य वर्ग के क्षेत्रफल का आधा होता है, यानी इसके विकर्ण पर जो वर्ग बनेगा उसका क्षेत्रफल इसका दुगना होता है। अच्छा, यहाँ पे अगर परिमाप की बात करें वर्ग में, बाह्य दूरी की, तो परिमाप जो है भुजा इंटू 4 होगा, और अगर हमने भुजा a मान रखा है तो ये 4a हो जाएगा। ये नॉर्मल सी बात है, चारों भुजाओं का योग या गुणनफल कह लीजिए। भुजा गुणे 4 अगर कर देंगे तो आपका परिमाप आ जाएगा, या जोड़ लीजिए सीधा, अगर आप a है तो वो 4a हो जाएगा। अच्छा, विकर्ण यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका डायगोनल जो होता है वो विकर्ण होता है भुजा रूट 2। भुजा रूट 2 होता है। अगर भुजा a है तो क्या हो जाएगा? a रूट 2 हो जाएगा। ये इसका विकर्ण हो जाएगा। तो वर्ग के बारे में फिलहाल इतनी ही जानकारी रखिए। आगे हमें बहुत डिटेल में, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, काफ़ी मॉडिफाइड करके आपसे बात करेंगे। यानी मेंसुरेशन में आप यकीन रखिए, केवल आपको जरा सा कैलकुलेशन, हल्का सा, या हो सकता वर्बली ही आंसर कर दे, कैलकुलेशन भी ना करना पड़े आपको। अभी हम सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। पहले केवल आकृतियों के डायग्राम दिखाए हैं, अब डायग्राम के बाद साथ साथ फार्मूले आपको बता रहे हैं। तो पहले आप ये फार्मूले नोट करिए, और फार्मूले नोट करने के बाद हम आपसे डिटेल में बात करेंगे। तो ये हो गया होगा वर्ग के बारे में, सामान्य सी जानकारी है। अब सर्कल के बारे में बात करते हैं। देखिए, सर्कल यानी वृत्त के बारे में बात करते हैं। वृत्त की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रेडियस होती है, इसको r से मेंशन करते हैं। ये भी आपका रेडियस है। ये हाफ सर्कल है, ये सर्कल है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले वृत्त की बात करते हैं। तो अगर वृत्त का क्षेत्रफल देखा जाए तो ये होता है पाई r स्क्वायर। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ये पाई r स्क्वायर होता है। और यहाँ पे एक कदम आगे बढ़ते हुए वृत्त का क्षेत्रफल ये आप सीधा लिखिए 22/7 और r स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल 22/7 r स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे हम हाफ सर्कल में आ जाते हैं। हाफ सर्कल में यानी ये अर्धवृत्त है, यहाँ पे लिख लीजिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो ये कुछ नहीं करना, 11/7 r स्क्वायर हो जाएगा। इसको ऐसे ही नोट करिए और ऐसे ही हम जवाब देंगे। अगर अर्धवृत्त के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 11/7 r स्क्वायर कहिए, और वृत्त के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 22/7 r स्क्वायर कहिए। अच्छा, वृत्त की परिधि, अगर आप वृत्त की परिधि की बात करेंगे तो ये आपका होता है 44/7 r। वृत्त की परिधि की बात करेंगे तो 44/7 r होता है। और इसी तरह से अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि
तो इसका भी फार्मूला नोट करिए 36/7r। बड़ा मज़ेदार तरीका है, कुछ नहीं करना है, हमें हल ही नहीं करना है, सीधा हम आंसर देंगे। हाफ सर्कल का एरिया कैसे निकालोगे? 11/7r²। r क्या है? रेडियस है, r की जगह रेडियस रखो, तुरंत आंसर करो। अर्धवृत्त की परिधि निकालनी है तो 36/7r कर दोगे। वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है 22/7r² करोगे, और वृत्त की परिधि निकालनी है तो 44/7r करोगे। अब ये चीज़ें तो आप समझ रहे हो, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है, ये जो होता है आपकी वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है वो 2πr होता है। तो 2π का मतलब हमने सॉल्व कर लिया, 22/7, 22 दूना 44, 44/7r कर दिया। लेकिन वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको समझ लो। ये तो आप समझ गए होंगे, ये कोई बड़ा मैटर नहीं है। देखिए 2 गुणे 22 और बटा 7 r हो गया, तो 22 दूना 44/7 और r हो गया। तो ये तो आपको कॉमन सी बात है, समझ में आ गई। लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा कि ये 36/7r क्या है। इसको आपने कहीं नहीं लिखा देखा होगा, तो थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसको हम वृत्त की परिधि 2πr भी लिख देते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। वृत्त की परिधि आप अपने हिसाब से नोट्स बना लीजिएगा। ये 2πr होती है, 2πr को एक कदम आगे बढ़ के 44/7r लिख दिया। अब जरा वो देखिए 36/7r कैसे आया अर्धवृत्त की। ये आपका सर्कल है, और सर्कल की परिधि क्या होती है? 2πr होती है। इसको हमने देखिए 20 से ब्रेक कर दिया, ऐसा हो गया, तो बटा 2 हो गया। अभी क्या करोगे, इसको ऐसे बेस दोगे। जब इसको ऐसे बेस दोगे तो ये बेस तो डायमीटर होता है, और डायमीटर 2r के बराबर होता है। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, इधर πr बच गया, इधर 2r बच गया। यहाँ r कॉमन ले लिया तो π+2 बच गया। ठीक है, ये हो गई अर्धवृत्त की परिधि। अब π+2 ये नहीं बदलेगा चाहे दुनिया बदल जाए, यानी अर्धवृत्त के बारे में बात करोगे तो π+2 चेंज नहीं होगा। जो चेंजेबल यूनिट है वो ये r है। रेडियस आप चेंज कर सकते हो, लेकिन इसको नहीं चेंज कर सकते। जब इसको चेंज नहीं कर सकते हो तो देख लो ना, ये क्या है। देखिए पाई की वैल्यू 22/7 है और +2 है। 7 दूनी 14, 22 14 36/7 और r 36/7 r कर दो, अर्धवृत्त की परिधि निकल आएगी। तो इसी को हमने फार्मूले का रूप दे दिया 36/7 r। अब देखिए एक और ये समझ गए होंगे। अब ये चीज़ हम एग्जाम में क्यों सॉल्व करेंगे, जब हमें मालूम है कि आपने हाफ सर्कल दिया है और कह रहे हो कि हाफ सर्कल की रेडियस जो है 35 सेंटीमीटर है, बताओ उसकी परिमिति क्या होगी। मैंने कहा 36/7, 7 × 5 = 35, 36 × 5 = 180 मीटर हो गया, ये आंसर हो गया। तो इतना फास्ट आप बता सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे बाय द वे आपसे त्रिज्या पूछ लिया गया, त्रिज्या पूछ लिया गया और परिधि दी है। तो त्रिज्या बराबर परिधि गुणे 7/44 होता है, उल्टा कर दीजिए सर्कल के रेफरेंस में। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ अगर त्रिज्या फाइंड आउट करनी है तो ये बराबर परिधि गुणे मतलब अर्धवृत्त की परिधि गुणे 7/36। तो यहाँ 7/36 करेंगे तो रेडियस मिल जाएगी, और यहाँ 7/44 करेंगे तो आपको रेडियस मिल जाएगी। तो इस तरह से बहुत ही तेज़ी से फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको मज़ा आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आगे हम बहुत डिटेल में आपसे बात करेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ। लेकिन एक कदम हमेशा आगे रहा करिए, ये तो हम पढ़ते ही हैं, ये हम पढ़ते ही हैं, बस थोड़ा सा क्या करते हैं अपनी जो स्किल है उसको स्मार्टनेस देते हैं और तेज़ी से आंसर करते हुए चले जाते हैं। ये चीज़ें हमारे प्रैक्टिस में रहती हैं, तो आप इनको नोट करिए। अभी हमने आयत के बारे में, वर्ग के बारे में, सर्कल के बारे में और हाफ सर्कल के बारे में बात किया। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। ये नेक्स्ट आपके सामने डायग्राम बने हुए हैं, बहुत इत्मीनान से देखिएगा, धैर्य के साथ। आगे आपको बहुत मदद यहाँ से मिलेगी। ये घनाभ है, राइट, आयत पे डेवलप हुआ है, ये घन है, वर्ग पे डेवलप हुआ है, और ये सब सर्कल पे बने हुए हैं, है ना, वृत्त पे बना है। ये सिलेंडर है, कोन है, गोला है, अर्धगोला है। तो इनके भी फार्मूले से ही आपको परिचित कराएंगे। आप देखिए एक एक चीज़ों पे आराम से बात करते हैं। एक इसके बारे में बात करेंगे, इसका डिलीट कर देंगे, फिर इसके बारे में, फिर इसको हटाएंगे, एक एक पे देखिएगा आपका। तो ये घनाभ है, घनाभ के बारे में बात करेंगे। तो जो घनाभ है वो डेवलप किस पे हुआ है, सबसे पहली चीज़ आयत पे बनी हुई एक आकृति है जो आयतन घेरती है। तो यहाँ पे ये आयत पे डेवलप हुई है। आप देखिए अगर घनाभ की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल इसके अगर आयतन की बात की जाए तो क्या होगा, इसका अगर आयतन की बात की जाए तो ये बराबर होगा
लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है। ये आपकी लंबाई है, इसको L से लिख लेते हैं, ये ब्रेड्थ है और ये ऊंचाई है। तो अगर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई अगर आपको वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है, तो क्या करेंगे, LBH कर दीजिए, LB और H, ये हो गया। बाय द वे अगर ये यूनिट मीटर में है तो आयतन किस में आ जाएगा, आयतन हमेशा जो भी होगा आपका वो मीटर क्यूब में बताया जाएगा या घन मीटर बताया जाएगा। यूनिट हमेशा आयतन की ये होगी। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और यहाँ पे होती है, उसको कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल को सरफेस एरिया कहते हैं और ये बराबर होता है 2LB + BH + HL। शॉर्ट में लिखे दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसकी यूनिट जो होगी वो मीटर स्क्वायर होगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चाहे क्षेत्रफल हो चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, मीन्स एरिया एंड सरफेस एरिया दोनों के रेफरेंस में जो यूनिट होगी, अगर विमाएँ सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर होगा। और इसी तरह से जो वॉल्यूम है वो मीटर क्यूब में होगा, अगर विमा मीटर में है तो ये मीटर क्यूब में होगा, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे जो LB वाले सरफेस हैं वो दो हैं, जैसे आपके सामने ये दिया हुआ है ये, तो इसमें 6 सरफेस हैं और एज ए क्यूबॉइड है, ये घनाभ है। एक आपका ये हो गया, एक इसके नीचे का हो गया, तो ये LB है तो 2LB हो गया, ये BH है तो 2BH हो गया, ये LH है तो ये 2LH हो गया। यानी एक जैसी दो आकृतियां हैं, इसलिए 2LB BH और HL हो गया। अब इम्पोर्टेंट है कि इसका विकर्ण क्या होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका विकर्ण कैसे निकालेंगे, तो घनाभ का विकर्ण बराबर, घनाभ का विकर्ण बराबर √L² + B² + H²। ध्यान रखना, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। कैसा सवाल आता है, एक कमरा है जिसकी लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, ऊंचाई ये है, मैक्सिमम लंबाई का लट्ठा रखना है, रॉड रखनी है, रॉड की लंबाई क्या होगी। या एक पेंसिल बॉक्स है जिसकी लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, ऊंचाई ये है, मैक्सिमम आकार की पेंसिल उसमें कौन सी आ सकती है। तो इस तरह का सवाल आपसे पूछते हैं तो मैक्सिमम आकार का कमरे में रॉड रखना है या बॉक्स में पेंसिल रखनी है, वो उसके डायगोनल के बराबर होती, विकर्ण के बराबर होती है। और घनाभ का जो विकर्ण होता है वो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर का वर्गमूल होता है। यूनिट यहाँ पे मीटर होगी। अगर ये विमा मीटर में है तो आयतन मीटर क्यूब, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर और विकर्ण मीटर केवल होगा। तो इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखेंगे, कोई कन्फ्यूज़न यहाँ नहीं रखेंगे। आपसे यहाँ से सवाल पूछा जाता है। अभी फ़िलहाल घनाभ के बारे में ये बेसिक और इतनी इन्फॉर्मेशन, आगे हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे तो उनको एक एक करके आप देखेंगे। अगली आकृति आपकी है घन, तो इसी तरह से घन के बारे में भी नोट कर लीजिए। और फिर जो मॉडिफाइड जितनी भी चीज़ें होंगी वो आगे हम जब उस पर सवाल लगा रहे होंगे तब डिस्कस करेंगे। ये बेसिक जो आपने पहले से भी पढ़ रखे होंगे। अगर इसकी बीमा को हम A मान लें, ठीक है, इसकी बीमा को अगर हम A मान लें इस तरह से, तो घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, और घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। तो अगर भुजा A मान रखा है तो A क्यूब हो जाएगा। और अगर भुजा हमारी मीटर में है तो यूनिट क्या होगी आपकी, मीटर क्यूब होगी ना। वॉल्यूम हमेशा मीटर में क्यूब में होता है, ये ध्यान रखना। कभी कभी ऑप्शन ना चाहते हुए भी हमारे गलत हो जाते हैं। पता लगा कि उसकी डिजिट तो सही लिखी है लेकिन यूनिट आगे क्षेत्रफल की लगी हुई है, तो यूनिट भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये घन का वॉल्यूम हो गया। अब हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल या सरफेस एरिया देखेंगे। तो 6 सरफेस इसमें होते हैं और इक्वल होते हैं। 6 सरफेस तो यहाँ भी होते हैं बट इक्वल नहीं होते हैं। 6 सरफेस इसमें होते हैं और सभी इक्वल होते हैं। तो ये 6 गुणे भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। सारे सरफेस एक जैसे होते हैं। अगर भुजा A है तो 6A² हो गया। ये आपका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया।
अच्छा, डायगोनल की यहाँ पे बात करें तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे, और इस पे हम बहुत सारे आपके छोटे तरीके बताएंगे। आगे हमने बताया ना, बार बार ये चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ, अभी आपको ये मत समझिए कि ये ट्रेडिशनल और बेसिक मैटर है, आगे हम इसको मॉडिफाइड करेंगे, लेकिन जिसको ये जानकारी नहीं है वो आगे काम नहीं कर पाएगा। तो घन का जो विकर्ण होता है ये होता है भुजा रूट 3 के, भुजा रूट 3 के, अगर भुजा ए है तो ए रूट 3 हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए, एकदम सामान्य सी सूचना है यहाँ पे। आगे जब हम बात करेंगे तो बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे से आपसे बात करेंगे, एक एक चीज़ें बिल्कुल क्लियर करते चलेंगे। फिलहाल आप ये इन्फॉर्मेशन नोट करिए। तो घन का आयतन, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का विकर्ण। अगला पॉइंट हमारा है सिलेंडर, और सिलेंडर हो, कोन हो, गोला हो, अर्धगोला हो, ये सारी आकृतियाँ डेवलप किस पे हुई हैं? सर्कल पे। अच्छा, सबसे पहले हम सिलेंडर को ले लेते हैं। देखिए इसमें ये क्या होता है? H होता है, और ये क्या होता है? R होता है ना। इसको यहाँ से भी देख सकते हैं इस तरह से, ये H और R होता है। तो सिलेंडर यानी बेलन, बेलन का सबसे पहले हम आयतन देखेंगे। तो बेलन का जो आयतन होता है बड़ा मज़ेदार, आपको बताएं, ये देखिए सर्कल पे डेवलप होता है। इसको जरा पैरेलल देखते हैं। ये बताओ सर्कल का क्षेत्रफल क्या पढ़ा है? पाई आर स्क्वायर पढ़ा है। और बेलन का आयतन बताना है तो कुछ नहीं करना, पाई आर स्क्वायर में H से गुणा कर दो, बेलन का आयतन आ गया। सर्कल का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, और ये चूंकि सर्कल पे ही डेवलप हुआ है तो इंटू H कर दो, H कर दीजिए, इसका वॉल्यूम आ गया। आप जैसे राउंड में पेड़ लगाने के लिए थाले बनाए जाते हैं, तो पहले नीचे आप ऐसे लाइन खींचोगे, उस पर ईंट रखना शुरू करोगे, तो उसी लाइन को क्या आप दे रहे हो? ऊंचाई दे रहे हो। वो लाइन क्या है? सर्कल का जो है उसके अंदर का जो है एरिया है, और वो लाइन क्या है? परिधि है। तो दो बातें करेंगे, जब एरिया को H देंगे तो वॉल्यूम निकल आएगा, और बाय द वे परिधि को अगर ये 2 पाई आर एच होता है ना, ये 2 पाई आर होता है, ये 2 पाई आर होता है। आपकी जो वृत्त की परिधि है वो 2 पाई आर होती है, और क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो जब पाई आर स्क्वायर को H देंगे तो बेलन का आयतन बन जाएगा, और अगर हम 2 पाई आर को H देंगे तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया बन जाएगा। तो ये हो जाता है बराबर 2 पाई आर एच। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब क्या है? आप ध्यान से देखिएगा, ये देखिए पेन हमारे हाथ में है, और इसका ये वाला ढोलक है बजाने वाली, उसमें बजाने वाले जो दोनों तरफ होते हैं उनको छोड़ दीजिए, तो बाकी जो लकड़ी का हिस्सा है या इसकी बात ना करें और इसकी बात ना करें, तो जो ये है इसको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं, और जब इनकी दोनों की बात करें जोड़ करके तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं। यानी ढोलक में अगर बजाने वाले का भी एरिया जोड़ दें जो कि एज ए सर्कल होते हैं, तो एक सर्कल इधर हो गया, एक सर्कल इधर हो गया, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर नहीं हो गया। 2 पाई आर स्क्वायर को अगर उसमें जोड़ देंगे तो संपूर्ण क्षेत्रफल आ जाएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की जगह। तो ये बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर एच होता है। अब अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें, किसका? बेलन की संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसको आपके सामने भी निकाल के दिखाते हैं। ये 2 पाई आर एच है और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर और 2 सर्कल हैं, हमने बताया ना, ये सर्कल है, देखिए शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ये पेन का ये सर्कल है, तो एक इधर भी तो है, तो ये पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, चूंकि 2 हैं। अब इसमें हम 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो H प्लस आर बच जाएगा। तो आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला ये लिख लेना, 2 पाई आर और ब्रैकेट में H प्लस आर। अगर कभी भी फाइंड आउट करना हो तो देखो रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, रेडियस और ऊंचाई ही तो चाहिए, और क्या चाहिए आपको भाई? अगर आयतन निकालना है तो RH चाहिए, निकल आएगा। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो RH चाहिए, निकल आएगा। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना तो फिर से RH चाहिए। यानी जब सवाल लगाएंगे तो रिक्वायरमेंट तो 2 ही चीज़ों की होगी। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस आर हो गया। इसको मेंटेन आप करिए, यहाँ से सवाल आपसे बहुत ही मज़ेदार पूछे जाएंगे और बहुत ही इत्मीनान से आप लगा पाएंगे। तो ये तो बात हो गई बेलन के फार्मूले की, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं शंकु
शंकु की। तो शंकु का जो वॉल्यूम होता है यानी कोण का, वो बेलन का 1/3 होता है। चलिए शंकु के बारे में देखते हैं, यहाँ बना लेते हैं। ये शंकु है, कोण है, सबको मालूम होगा, है ना। अच्छा नहीं बना, फिर से एक बार बना देते हैं। शंकु आप इसको ज़रूर देखे होंगे, नहीं तो आइसक्रीम का कोन देख सकते हैं, और नहीं तो आपने दीपावली में एक पटाखा ऐसा होता है ना, ऐसा बना होता है, तो यहाँ आग लगाते हैं तो फुहारा निकलता है, तो ये शंकु ही हो गया। इसको एल कहते हैं और ये एच है, ये देखिए ये एच है और ये आर है। तो सबसे पहले जो ये एल होता है इसको आप देख लो क्या है। एल तिर्यक ऊंचाई है और ये बराबर होता है √h² प्लस r² के। तो अगर यहाँ पे हमें एल निकालना है, एच आर दिया है तो निकाल सकते हैं, आपका समकोण त्रिभुज बन गया। तो ये विकर्ण समझ लीजिए। तो L बराबर h² प्लस r², और बाई द वे h निकालना हो यहाँ पे और L और R दिया हो तो ये √L² माइनस r² हो जाएगा, और बाई द वे R निकालना हो तो ये √L² माइनस h² हो जाएगा। तो इन तीनों में से कोई भी एक दो मालूम हो, तीसरा फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई तिर्यक ऊंचाई या इसकी ऊंचाई या रेडियस के बारे में। इनमें रिलेशन क्या होता है वो मैंने दिखा दिया आपको। अच्छा, अब बात करेंगे इसके आयतन की। तो जो शंकु का आयतन होता, सब अच्छे से नोट करिएगा, बिना काम किए कुछ नहीं होता है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। धैर्य के साथ इत्मीनान से नोट करिए। आप यहाँ टाइम हो सकता है आपको बेस्ट हो देखने में, ऐसे आप कितने घंटे टाइम गंवा देते हैं इसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। तो शंकु का आयतन जो होता है ये बराबर होता है πr²h/3, πr²h/3। आपको देखिए बड़ा मज़ेदार तरीका बताते हैं। आप ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है और सिलेंडर का आयतन क्या पढ़ा था, πr²h। उसके बाद देखिए ये और ये, अब आपको कितने दिख रहे हैं शंकु, 1 2 3। अब 3 दिख रहे हैं तो हम 2 हटा देते हैं, देखिए ये हटा दिया 2, और जब ये 2 हटा दिया तो कितना बचा, 1 बचा, तो इसको बटा 3 कर दिया। तो यही शंकु का आयतन होता है πr²h/3। तो शंकु का आयतन लिख लिया। अच्छा, आयतन जहाँ भी होगा, अगर ये बीमा मीटर में, सॉरी इसमें बीमा नहीं रेडियस होगी, तो रेडियस अगर मीटर में है तो आयतन मीटर क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी। तो आयतन हमेशा क्यूब में, एरिया हो या सरफेस एरिया स्क्वायर में, और विकर्ण हो बीमा हो ये आपका हमेशा सेंटीमीटर या मीटर में होगा। अच्छा, तो ये तो आयतन हो गया। इसके बाद शंकु को इंग्लिश में कोण कहते हैं ना। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया, ये होता है πr/l, और l यहाँ पे क्या है, तिर्यक ऊंचाई है। ये आपको हमने भी बता दिया था, तिर्यक ऊंचाई है। कैसे फाइंड आउट करोगे वो सबसे पहले डिस्कस कर दिया है। तो πr/l इसका जो है, अब जैसे मान लीजिए हमें गोल तंबू लगाना है शंक्वाकार, तो कहीं तंबू लगाना है और पूछ रहे हैं कितना कपड़ा लगेगा इसको तंबू लगाने में। तो कपड़ा आप फर्श पे थोड़ी बिछा दोगे। मान लीजिए कहीं टेंट लगा रहे हो, ऐसे शंक्वाकार है, तो आप उसमें जो है कपड़ा अगर कितने मीटर लगेगा, तो ये ध्यान रखिएगा कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, क्योंकि कपड़ा जो है जमीन में नहीं आपका बिछाया जाएगा। अच्छा, अगर यही आपसे कोई ये पूछ ले कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो एक सर्कल होगा। आप सोचिए ये शंकु है, ठीक है, ये पटाखा है, जो पटाखा बता रहे हैं, तो क्या नीचे से खोखला थोड़ी होगा पटाखा। अगर ये उसका क्या नाम है, आइसक्रीम का कोन होता तो खोखला होता, ऊपर से हम आइसक्रीम भरते, लेकिन ये पटाखा है तो नीचे भी तो ये तल होगा, और तल कैसा है, एज ए सर्कल है। तो ये हो गया πr/l और प्लस πr²। तो इसमें πr कॉमन ले लीजिए तो l प्लस r बच जाएगा, ये हो गया। इसको क्या लिखोगे, इसको लिखो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, πr/l प्लस r, और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πr/l होगा। l क्या है, तिर्यक ऊंचाई है, वो आप निकाल लोगे, यहाँ से निकाल लोगे। तो ये तो शंकु के बारे में हो गया। वॉल्यूम दिया है बटा 3 कर दो, जो उसका है क्या नाम है आपका, उसका हाँ
इसका विलन का है उसी को बटा 3 कर दो, यानी पाई आर स्क्वायर एच बटा 3। तो यहाँ तक आपने बहुत अच्छे से देख लिया, इसको नोट कर लो। और शंकु से संबंधित जो भी सवाल आएंगे, देखो बेस अगर क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, तो कितना भी एग्जामिनर तेज करे, कठिन करे, डाइवर्जन करे, डाइवर्जन का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है जो सतही स्तर पे इधर उधर से पड़े होता है। डाइवर्जन का प्रभाव उसके ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ता है जो डीपली और गंभीर और बेसिक से स्टडी किए हुए हैं। तो इसलिए आप कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अच्छा, अगला हम बात करेंगे गोले की और अर्धगोले की। तो केवल फार्मूला यहाँ नोट कराएंगे। सबसे पहले देखिए स्फेयर के नोट करा देते हैं गोले के, और इसमें रेडियस सबसे जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो इसका अगर आयतन की बात करें, ठीक है, यहाँ गोला लिख देते हैं, ये गोला है, ठोस गोला है ना। तो इसका आयतन क्या होता है, तो अगर रेडियस मीटर में है, मान लीजिए रेडियस मीटर में दी, तो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये आयतन हो जाएगा। अब इसमें बात करेंगे पृष्ठ क्षेत्रफल, क्योंकि गोले में वक्र नहीं होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो ये पृष्ठ क्षेत्रफल अगर इसका है तो ये होता है 4 पाई आर एच, 4 पाई आर एच होता है, ये होता है आपका गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई आर एच होता है। अच्छा, अब अर्धगोले की बात कर देते हैं। अर्धगोला, अर्धगोले की बात करते हैं तो ये इस तरह से हो गया आपका, है ना, ऐसा मान लीजिए ये अर्धगोला। तो रेडियस यहाँ भी होगी आर, ये। अब अर्धगोले की अगर बात करें तो यहाँ पे जो आयतन होगा अर्धगोले में, आयतन वॉल्यूम, ये 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, एग्जैक्टली आधा होगा। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, एक तो होगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर गलत कर दिया था, देखो इसको सही कर लो, 4 पाई आर स्क्वायर होगा और ये 2 पाई आर स्क्वायर होगा, एच लिख दिया था, एच इसमें नहीं होता है, ठीक है। गोले का जो है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होगा, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होगा, और अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होगा, और अर्धगोले में संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये बराबर होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, मैं एक उदाहरण के जरिए आपसे बात करता हूँ। एक हमारे पास सेब है, समूचा सेब है, एप्पल है एक, तो पूरा एप्पल रेड कलर का है, पूरा एप्पल रेड कलर का है, तो रेड जितना भी रेड एरिया है वो सारा का सारा एरिया जो है 4 पाई आर स्क्वायर है। यानी अभी सेब समूचा है, जो एप्पल हमारे हाथ में है, मान लीजिए ये समूचा है, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर है। उसके बाद हमने काट दिया 20 से, बिल्कुल हाफ से काट दिया। जब हाफ से काट दिया तो एक टुकड़ा रख दिया बाहर, दूसरा टुकड़ा हाथ में है। तो अब जो लाल दिख रहा है, क्योंकि सभी तो लाल नहीं होगा, उसका एक एरिया तो सफ़ेद दिखेगा, तो जो लाल दिख रहा है वो 2 पाई आर स्क्वायर है, मीन्स वो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। और लाल और सफ़ेद अगर दोनों को जोड़ दें तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर से एक बार बात कर लेते हैं, गोले की बात कर रहे हैं, अर्धगोले की बात कर रहे हैं। ये गोला है, स्फीयर, आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और सरफेस एरिया जो होगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा। अर्धगोले में आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होगा, इसमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होगा, संपूर्ण होगा 3 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, जो आयतन वाली यूनिट होंगी वो हमेशा अगर रेडियस मीटर में है तो मीटर क्यूब हो जाएगा, और जो इनकी यूनिट होगी वो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया चाहे हो, चाहे सरफेस एरिया, हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है, आयतन हमेशा मीटर क्यूब में होता है, और जो रेडियस है वो मीटर में होगी। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से आपने ये डायग्राम पढ़ लिए और इन डायग्राम के फार्मूले आपने नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे समबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज के बारे में। आप आज सारे आपके इस फर्स्ट वीडियो में सारे डायग्राम के फार्मूले नोट करा दूंगा, तो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो जाएगा लेकिन अच्छा है, मैंने इसीलिए इसको पहले से पॉज करके लिख लिया है ताकि टाइम न ज़्यादा बर्बाद हो। तो ये समकोण त्रिभुज है और वो समबाहु त्रिभुज है। ध्यान से देखिए, समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। ये वर्टिकल लंबवत है, 90 डिग्री का है। इसमें ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है।
कर्ण, लंब, आधार, इनमें तीनों में से कोई भी दो चीज़ें मालूम होंगी, तीसरी फाइंड आउट कर लेंगे। अगर कर्ण निकालना है तो आधार का स्क्वायर कर लो प्लस लंब का स्क्वायर का अंडर रूट कर दो। इसी तरह से लंब निकाल सकते हो कर्ण के स्क्वायर से माइनस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट कर लीजिए, और इसी तरह से आधार निकाल सकते हो। तो कर्ण, आधार और लंब तीनों में से कोई भी दो चीज़ें मालूम होंगी, तीसरी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो आधार गुणे ऊंचाई बटा 2 होता है, यानी आधार और ऊंचाई से तात्पर्य क्या है, लंब से है। तो आधार गुणे ऊंचाई या आधार गुणे लंब बटा 2 होता है। जो परिमाप होता है, तो परिमाप हमने बताया भी कि ज्यामितीय आकृति की बाह्य दूरी को परिमाप कहते हैं। तो एक आधार है, दूसरा लंब है, तीसरा कर्ण है, सब जोड़ दीजिए तो परिमाप निकल आएगा। तो ये तो आपने सामान्य से देख लिया समकोण त्रिभुज। आगे सवालों पे बात करेंगे। यहाँ आएंगे तो समबाहु त्रिभुज दिया है, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखिए सबको ए से हमने मेंशन कर दिया है और ये एच है। सभी भुजाएं बराबर होती हैं, समान होती हैं, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है समबाहु त्रिभुज में। अगर यहाँ पे एच आपको फाइंड आउट करनी है तो ये अंडर रूट 3/2 गुणे भुजा कर दीजिए, आ जाएगा। अगर क्षेत्रफल निकालना है तो अंडर रूट 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर कर दीजिए, याद रखिएगा बहुत जरूरी है। अच्छा, क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई बटा 2 होता है। बाय द वे एक भुजा मालूम है और उस पे ये आपको लंबवत ये जो डाला गया है लंब, ये मालूम या ये मालूम है या ये मालूम है, कुछ भी मालूम है तो आप ये भी लगा सकते हैं। परिमाप क्या होगा, 3 भुजाएं हैं, सभी बराबर है तो भुजा गुणे 3 परिमाप होगा। तो ये दोनों डायग्राम नोट करिए। आइए नेक्स्ट पे। यहाँ पे आपके सामने 2 त्रिभुज और बने हुए हैं, एक समद्विबाहु है, एक विषमबाहु है। तो समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी कोई 2 भुजाएं बराबर होती हैं और उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। यहाँ हमने लिख दिया है, नोट कर लीजिएगा। समद्विबाहु त्रिभुज ये जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। जैसे भुजाएं कौन सी बराबर हैं, AB और AC बराबर भुजाएं, AB बराबर AC। और कोण कौन सा, ABC, कोण ABC बराबर कोण है ACB के। तो ये कोण बराबर आपस में है और ये भुजाएं बराबर हैं, तो ये क्या कहा जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाएगा। क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, S माइनस A का होल स्क्वायर और S माइनस B। तो A क्या है, ये दोनों भुजाएं हैं, और S क्या है, S अर्ध परिमाप होता है, यानी दोनों भुजाएं ये और ये, इनको जोड़ करके आधा कर दो तो S की वैल्यू निकल आती है, और नीचे से ये 2 हटा दो तो ये परिमाप हो जाएगा। तो S का मतलब यहाँ पे अर्ध परिमाप है, सेमी पैरामीटर हो गया। तो S माइनस A का होल स्क्वायर और S माइनस B, तो ये क्षेत्रफल हो गया, ये परिमाप हो गया। बाकी इस पे आगे बात करेंगे जब क्वेश्चन आएगा, फिलहाल आप इतना नोट कर लीजिए अच्छे से। आगे क्या लिखा हुआ है, विषमबाहु त्रिभुज लिखा है, इसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती। ये A है, ये B है, ये C है। अच्छा, यहाँ पे जब भुजाएं बराबर नहीं है तो कोण भी बराबर नहीं होंगे। क्षेत्रफल क्या होता है, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब चूंकि यहाँ पे दोनों बराबर थी तो S माइनस A का होल स्क्वायर कर दिया, लेकिन यहाँ अलग अलग हैं तो S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, और S क्या है, तीनों भुजाओं का योग करके आधा कर दीजिए, यानी हाफ परिमाप समझिए। परिमाप निकालना है तो ये नीचे से 2 हटा दीजिए, बस परिमाप हो गया। तो ये समद्विबाहु और विषमबाहु के फार्मूले आप नोट करिए। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। ये नेक्स्ट पॉइंट है समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज वर्ग भी समचतुर्भुज होता है, लेकिन प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज नहीं होता है। प्रत्येक समचतुर्भुज वर्ग नहीं होता है, क्योंकि वर्ग की खूबी ये है कि उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, और यहाँ पे प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं बल्कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो समचतुर्भुज के बारे में सुनिएगा, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और आमने सामने की भुजाएं समानांतर हों। मतलब क्या है, आपकी ये और ये भुजा पैरेलल हो और ये भुजा पैरेलल हो तो समचतुर्भुज कहा जाता है। चारों भुजाएं बराबर हों और आमने सामने की भुजाएं समानांतर हों। विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं और इस तरह से समविभाजित करते हैं तो 4 समकोण बन जाते हैं। 1 2 3 4 विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं और समद्विभाजित करते हैं, यानी 4 समकोण बन जाते हैं। दोनों विकर्ण भिन्न भिन्न लंबाई के होते हैं, तो अगर एक
D1 है तो दूसरा D2 है। अच्छा, यहाँ क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या है कि पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण बटा 2 यानी D1 इंटू D2 बटा 2 कर दीजिए तो एरिया निकल आएगा। अब कोई भी एक विमा मालूम हो, कोई भी एक विकर्ण मालूम हो और विमा मालूम हो, जब सवाल आएंगे तो हम इस पर डिस्कस करेंगे, पहले आप इसको नोट कर लो। अगर यहाँ पे इसकी भुजा मालूम है, विमा मालूम है और कोई भी एक विकर्ण मालूम है दोनों में से, तो दूसरा विकर्ण फाइंड आउट हो जाएगा। और जब दूसरा विकर्ण फाइंड आउट हो जाएगा तो D1 इंटू D2 बटा 2 कर देंगे तो एरिया निकल आएगी। बाई द वे एक इसकी भुजा मालूम है, ठीक है, भुजा मालूम है, चूंकि सारी भुजाएं बराबर, भुजा मालूम है और ऊंचाई मालूम है, तो कुछ करना ही नहीं है, भुजा इंटू ऊंचाई कर दीजिए तो फिर से एरिया निकल आएगा। परिमाप जो वर्ग का होता है वही समचतुर्भुज का होता है, यानी भुजा इंटू 4 कर देंगे तो इसका परिमाप निकल आएगा। तो जितनी ये इन्फॉर्मेशन साधारण सी पहली बेसिक एंट्री लेवल की इन्फॉर्मेशन है, इसको नोट करिए, जब क्वेश्चन आएंगे तो उसके साथ हम इस पर चर्चा करेंगे। आइए नेक्स्ट पे। और नेक्स्ट आपका पॉइंट है समानांतर चतुर्भुज। और समानांतर चतुर्भुज में होता क्या है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समानांतर होती हैं, यानी पैरेलल होती हैं। समानांतर चतुर्भुज तो ये B और ये B, ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर हैं, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। अगर आप इस तरह से बात करें तो देखो ऐसे ऊपर चली जाएंगी, ये इस तरह से समानांतर है और ये वाली इस तरह से समानांतर है, ठीक है, इस तरह से। तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर और समानांतर होती हैं, आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है। विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी इसका जो ये विकर्ण है और ये विकर्ण है, ये विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं और समद्विभाजित करते हैं, समान भागों में बांटते हैं। अच्छा, क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई होता है। अगर h मालूम है और कोई भी, चाहे ये आपको मालूम हो ये और चाहे आपको ये मालूम हो, तो b इंटू ऊंचाई हो जाएगा, a इंटू ऊंचाई हो जाएगा। परिमाप क्या होता है? 2 गुणे आसन्न भुजाओं का योग। तो आसन्न भुजाएं कौन सी होगी? चूंकि ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर, तो a प्लस b को अगर हम 2 से गुणा कर दें तो इसका परिमाप निकल आएगा। तो समानांतर चतुर्भुज के जब सवाल आएंगे तो आपसे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नोट करिए। आइए नेक्स्ट पे। ये लास्ट डायग्राम बना हुआ है आपके सामने, इसको भी नोट कर लीजिए। समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में होता क्या है? आमने सामने की कोई एक जोड़ी भुजा समानांतर होती है और दूसरी जोड़ी की जो भुजा है वो समानांतर नहीं होती है। तो जैसे ये A और B जो है ये भुजाएं समानांतर हैं, जबकि ये भुजाएं समानांतर नहीं हैं। अगर आप इनको इधर बढ़ाएंगे तो गैप होता चला जाएगा, ऊपर जाके सट जाएंगे, लेकिन ये भुजाएं हमेशा पैरेलल ही रहेंगी। तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की कोई एक जोड़ी भुजा समानांतर होती है, अन्य 2 भुजाएं समानांतर नहीं होती हैं। जबकि समानांतर चतुर्भुज में क्या देखा? आमने सामने की दोनों भुजाएं समानांतर होती हैं। तो यहाँ पे एक जोड़ी, वहाँ पे दोनों जोड़ियाँ समानांतर होती हैं। अच्छा, इसका अगर क्षेत्रफल निकालने की बात करें तो समानांतर भुजाओं का योग, यानी एक ये हो गई एक ये हो गई, तो समानांतर भुजाओं का योग क्या हो गया? A प्लस B हो गया। और इंटू समानांतर भुजाओं के मध्य ऊंचाई, तो समानांतर भुजाओं के मध्य ऊंचाई कौन सी हो गई? ये हो गई। तो अगर समानांतर भुजाओं का योग इंटू समानांतर भुजाओं के मध्य ऊंचाई बटा 2 कर दोगे तो इसका एरिया निकल आएगा। तो इससे रिलेटेड भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आगे हम इस पे चर्चा करेंगे। जितने भी डायग्राम हमने आपको नोट कराए हैं सब अपनी कॉपी पे बढ़िया सा नोट कर लीजिए, इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन लिख लीजिए। अब आगे मैं आयत से शुरू करूंगा और ये थोड़ा सा बड़ा वीडियो होगा, बड़ा क्लास होगा इसका मेंशुरेशन का। मेरे ख्याल से 12 से 13 क्लास हो सकते हैं। इसके बाद आपके जो आए हुए प्रश्न हैं उनको भी शामिल करके और इस पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे ताकि मेंशुरेशन पे आपको कमांड हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।